Two episodes ago, we looked at India's DPDP Act through the lens of risk. Last episode, we flipped it to growth. Today, the third and final pillar is operational efficiency. Think of it this way: DPDP isn't just about compliance checklist, it's a push you have been waiting for to fix things you have known about for years. Hi, I am Priyanka and this is Decoding Data and AI with me, Mr. Neeraj Kumar, co founder of Synki. Welcome, Mr. Neeraj. Thank you, Priyanka. Okay, so when we talk about operational efficiency in the context of a regulation like DPDP, what does that actually mean for a business owner? अगर हम एसएमई और इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, तो वो लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड से हम खुद आए थे। 2009 में मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरे पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं थी, कोई फॉर्मल फाइनेंस या अकाउंटिंग की एजुकेशन नहीं थी। मेरे पास एक सीए फ्रेंड था। तो जब भी मुझे कुछ इस तरह के डिसीजन लेने होते थे, मैं जाता था, उससे डिस्कशन करता था। मुझे याद है, एक बार मुझे एक डिसीजन लेना था किसी ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ को लेके। मैंने अपने सीए से डिस्कस किया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे कोई बहुत अच्छी बढ़िया सलाह देगा, और जो उसने सलाह दी वो बड़ी इनिशियली मुझे ट्रिवियल लगी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया वो कितनी इम्पोर्टेंट एडवाइस थी, और वो आज तक मेरे साथ है। मैं एक पर्टिकुलर वे से काम करना चाह रहा था। उसने मुझे बताया कि अगर इस काम को इस अल्टरनेटिव तरीके से किया जाए, तो आप पर मंथ कुछ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ बचा सकते हो उस ऑपरेशन में। अब मुझे लगा फ्यू हंड्रेड रुपीज़, एक सीईओ के बता रहा है कि मैं फ्यू हंड्रेड रुपीज़ बचा लूँगा, मैं क्या करूँगा? मैंने उससे सीधे यही सवाल पूछा कि भाई, ये कुछ हंड्रेड रुपीज़ बचा के मेरा क्या होगा? तो उसका जो जवाब था, उन्होंने मुझे बताया कि नीरज जी, 1 रुपया रुपया होता है, अगर हम अकाउंट्स की टर्म में बात करें। फिर उन्होंने पर्सपेक्टिव को फ्लिप किया। उन्होंने मुझे बताया कि मान के चलते हैं आज आप 100 रुपए का बिज़नेस कर रहे हो और आपका प्रॉफ़िट मार्जिन 10% है, यानी कि 100 रुपए का बिज़नेस करने के बाद आप 10 रुपए प्रॉफ़िट कमाते हो। कल को आप 11 रुपए प्रॉफ़िट कमाना चाहते हो, तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप 110 रुपए का बिज़नेस करो, तब आप 11 रुपए कमाओगे। दूसरा तरीका है, बिज़नेस 100 ही रुपए का करो, लेकिन 1 रुपया ऑपरेशनल एफिशिएंसी से आप बचा लो, तो भी आपके पास 11 रुपए का प्रॉफ़िट हो जाएगा। पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ, मुझे बात समझ में आई, लेकिन उसके बाद जो फ़ॉलो अप एडवाइस थी, उसने मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए चेंज कर दिया। उसने कहा कि एज़ अ बिज़नेस ओनर, जब ये छोटे-छोटे एक्सपेंसेस हमारे सामने आते हैं, तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ये मान के कि ये बहुत ही माइनर अमाउंट है। लेकिन साल भर में जब आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपना देखते हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐड अप होके एक बहुत बड़ा चंक 5%, 10% आपके टोटल रेवेन्यू का बन जाता है। तब आपको समझ में आता है कि ये लीक कितना बड़ा है। दैट वाज़ द लर्निंग जो मेरी थी उस समय, और जो आज तक मेरे साथ है, और जिसे आज हम डीपीडीपी के साथ लिंक करना चाहते हैं। Exactly. My next question was CA's lesson was about rupees. How are you comparing it with DPDP and where did you apply this lesson other than saving rupee and everything? पैसे की बात करें तो पैसे की लीकेज देखना बहुत आसान है, क्योंकि हर बिजनेस ओनर पैसे को ट्रैक करता है, देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस। लेकिन जब हम डेटा की बात करते हैं, तो डेटा के लिए अभी हमारे पास उतने सिस्टम्स नहीं है कि हम डेटा को डेटा का पूरा फ्लो अपने बिजनेस में ट्रैक कर सकें। अभी हम मान के चलते हैं कि डेटा से हमारा क्या लीकेज होगा, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डेटा भी अल्टीमेटली हमारे बिजनेस में ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे हम प्रॉपर एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप वो थोड़े एग्जाम्पल शेयर करोगे? हाँ, एक-एक करके अलग-अलग इंडस्ट्री के कुछ एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको और ऑडियंस को समझ में आए कि डेटा आपके लिए बिजनेस में इनएफिशिएंसी का कारण कैसे हो सकता है। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं। आजकल बहुत सारे एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म हैं, अलग-अलग डोमेन में, वो इंश्योरेंस डोमेन में भी हो सकते हैं, दूसरे डोमेन्स में भी हो सकते हैं। आप सब लोगों ने पॉलिसी बाज़ार और इस तरह के दूसरे एग्रीगेटर का नाम सुना होगा। इनका जो बिज़नेस मॉडल है, वो ये है कि कोई भी कस्टमर जिसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी
अब वो हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस हो सकता है, टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी होती है, वो किसी एग्रीगेटर साइट पे जाता है, फॉर्म भरता है, जैसे ही वो फॉर्म भर के कंपेयर करता है, उतनी देर में उसका फ़ोन बजने लगता है और 50 जगह से उसके पास फ़ोन आने लगते हैं और वो फ़ोन आने बंद नहीं होते सालों तक। मुझे आज इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत थी, आज फ़ोन आएगा, समझ में आता है कि आज मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है। मुझे 3 साल बाद भी फ़ोन आता है। ऐसी-ऐसी कंपनी, ऐसे-ऐसे एजेंट से फ़ोन आता है जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना। अब ये सब होता कैसे है? मैंने जब फॉर्म फिल किया, तो एक्चुअली मैंने एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक लीड है। अब वो लीड जो है, उसके लिए पैसा कमाने का एक ज़रिया है। वो इस लीड को तुरंत जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिनके साथ उनका टाई अप है, उसे शेयर करते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी उस लीड को रियल टाइम में जो उनके सेल्स एजेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, फील्ड एजेंट्स के साथ शेयर करते हैं। अब वो जो फील्ड एजेंट होते हैं, इंडिया में ऐसा होता है कि एक ही पर्सन मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी फील्ड एजेंट बन सकता है। तो डेटा मल्टीपल लेयर्स पे आपके पास रहता है और बहुत लंबे समय तक रहता है। अब इससे इनएफिशिएंसी कैसे पैदा होती है? सबसे पहले मैं 4 साल से अगर डेटा इकट्ठा करता चला जा रहा हूँ, तो जो मेरी मार्केटिंग टीम होगी, उसने जो डेटा इकट्ठा किया अल्टीमेटली वो सेल्स टीम को पास ऑन करेगी। सेल्स टीम के लिए वो सारा डेटा पोटेंशियल लीड है। अब किसी भी कंपनी में अगर आप किसी सेल्स टीम से बात करो, तो वो आपको बताएगा कि उनका कन्वर्जन रेशो 1 से 2% होता है। अब आप देखिए इनएफिशिएंसी कितनी है। 1 से 2% का मतलब है, अगर कोई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव 100 कॉल कर रहा है, तो उसमें से 1 या 2 एक्चुअल कस्टमर होते हैं जिन्हें उस चीज़ की नीड होती है या जो एक्चुअल में कन्वर्ट होते हैं। 98 कॉल्स आपकी वेस्ट जा रही हैं और 98 कॉल में उस आदमी का टाइम भी लग रहा है, आपकी कॉल के पैसे भी लग रहे हैं। ये हुआ पहली इनएफिशिएंसी। दूसरा, वो जो डेटा है, वो किसी डेटाबेस में किसी क्लाउड पे आपने रखा हुआ है। उस क्लाउड का, उस डेटाबेस का मंथली चार्ज कंपनी देती है। फिर जो भी ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये रियल टाइम पे मैचिंग करते हैं। ये लीड है, ये पोटेंशियल यूज़र हो सकता है। इनके एल्गोरिदम हैं। जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितना स्टेल डेटा होगा, उतने स्लो वो एल्गोरिदम होंगे। वो भी एक ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है। So how DPDP is changing that fundamentally? डीपीडीपी को हम एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उसे ध्यान में रख के समझ सकते हैं। आज हर आदमी बिजी है, लेकिन हमारे यहाँ जब त्योहार आते हैं, तो आप कितने भी बिजी हों, आप अपने घर की सफाई करते हैं। Yes. तो सेम वे में हम डीपीडीपी को समझ सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ये आपके पास एक हिडन अपॉर्च्युनिटी है, जिससे आप वो क्लीन अप कर सकते हैं जिसे आप सालों से करना चाहते हैं। तो किसी भी सेल्स और मार्केटिंग टीम से आप पूछें, तो सबको पता है कि उनका डेटा स्टेल है, इनएफिशिएंट है। वो जब ईमेल कैंपेन चलाते हैं, तो भी 98% या 95% ईमेल ऐसे लोगों के पास जाती हैं जो आपको रिवर्ट नहीं करते या जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। जब आप टेलीमार्केटिंग करते हैं, तो भी वही प्रॉब्लम होती है। आप किसी दूसरे सोशल मीडिया चैनल के थ्रू पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो भी वही प्रॉब्लम होती है। जो लीडरशिप है, वो डेटा को क्लीन अप करना चाहती है, लेकिन उसमें एक रिस्क है। उनसे उनकी सारी मैट्रिक्स घट जाएँगी। आज वो मैट्रिक्स में दिखा पा रहे हैं कि वो लेट्स से मिलियन यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं। अब वो मिलियन यूज़र्स घट के अगर सडनली 10,000 रह गए, तो उनकी सारी मैट्रिक्स बिगड़ जाएगी, सारी डिसीजन मेकिंग उन्हें लगेगा वो कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन अब डीपीडीपी से एक अपॉर्च्युनिटी मिली है। आप बैठ के सारा डेटा क्लीन अप कर सकते हैं। उससे क्या होगा? पहले आप 100 लोगों को कॉल कर रहे थे, 2% आपका रिज़ल्ट आ रहा था। अब डेटा ही आपके पास लेट्स से 10 लोगों का बचा। अब 10 लोगों को कॉल कर रहे हैं, रिज़ल्ट मान के चलते हैं अभी भी 2 लोगों का आ रहा है। परसेंटेज में देखिए कितना जंप आया, पहले 2% था, अब 20% हो गया वो चीज़।
Yes. So you are basically saying because there is a deadline, so you have to be operational efficient as well. यस, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अभी हम मई 26 में बैठे हैं, लास्ट डेडलाइन मई 27 है। 1 साल है आपके पास चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, समझने के लिए। तो आप देखें, आपके पास अब कहाँ-कहाँ आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेटा से शुरू कर सकते हैं। कितना डेटा है आपके पास, कितना स्टेल है, किसके लिए आपको यूज़र से कंसेंट लेनी है, वो सारे अपने प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। दूसरा, सिर्फ डेटा नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटराइजेशन फेजेज़ में हुआ है। एक्स डिपार्टमेंट एक सॉफ्टवेयर लेके बैठा हुआ है, वाई डिपार्टमेंट कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लेके बैठा हुआ है, जेड डिपार्टमेंट कोई तीसरा सॉफ्टवेयर लेके बैठा हुआ है और उनमें आपस में कोई इंटीग्रेशन नहीं है, डेटा का डुप्लीकेशन है हर जगह। अब बरसों से चाहते थे कि इन्हें इंटीग्रेट करें, कोई एक सिंगल सॉल्यूशन तीनों जगह इंस्टॉल करें। अभी आप 3 अलग-अलग लाइसेंसेस की कॉस्ट बियर कर रहे होंगे। अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप वो सारे डिसीजन ले सकते हैं जो आप लेना चाहते थे। जो रिडंडेंट सॉफ्टवेयर हैं या जो अभी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है कि जो इंटरकनेक्शन नहीं है, वो इंटरकनेक्शन बना सकते हैं। 3 जगह की जगह डेटा एक जगह स्टोर होगा। अब 3 जगह स्टोरेज की कॉस्ट पे कर रहे थे, अब वो एक जगह स्टोरेज रहेगा। रियल टाइम पे डिसीजन मेकिंग आसान होगी, वो भी आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं। This is a very unique perspective that you are seeing DPDP as an operational efficiency. And what should be the immediate action after knowing this? देखो प्रियंका, ये हमारा तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने इसे लीगल पर्सपेक्टिव से समझा था कि आपके क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे उन्हें आपको देखना चाहिए। दूसरे एपिसोड में हमने ग्रोथ का पर्सपेक्टिव समझा था। तो जो भी हमारी ऑडियंस है जो ये चीज़ देख रही है, उसे कम से कम इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक ही चीज़ आपको मल्टीपल रीज़न दे रही है कि अपनी चीज़ों को आप सही से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन होगा कि आप जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं, उन्हें उनका भी एक बार ऑडिट करें। क्या वो सारे रिक्वायर्ड हैं? क्या सारे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं? क्या सारे लाइसेंसेस रिक्वायर्ड हैं? क्या डेटा का इतनी जगह डुप्लीकेशन रिक्वायर्ड है? एक बार जब ऑडिट हो जाए, आपके पास पिक्चर क्लीन हो जाए, देन आप डिसीजन ले सकते हैं कि ओके, वी हैव दिस मच रिडंडेंसी, इसे हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक फेज्ड मैनर में। टाइम है अभी आपके पास, बिना अपने बिजनेस को डिसरप्ट किए आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया इंश्योरेंस कंपनी का, क्या इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है जिससे हम ये डेटा लीक्स बेटर समझ सकें? देखो, स्टोरी ये है कि अब से 2012 में मैं अपनी फैमिली के साथ कश्मीर गया था और वहाँ जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसमें मैंने और मेरी वाइफ ने एक फ़ोटो खिंचाई थी। अब उसके बाद मैंने किसी एक साइट पे, इंडिया माइक नाम की साइट पे एक ट्रैवल ब्लॉग लिखा था। उसमें मैंने वो फ़ोटो और दूसरी फ़ोटो भी अपलोड की थी। देन उस समय मैं फ़ेसबुक भी यूज़ करता था। मैंने फ़ेसबुक पे भी वो फ़ोटो अपलोड की थी कुछ। अभी लास्ट ईयर मेरी सिस्टर ने मुझे एक फ़ोटो भेजा। मेरी सिस्टर टीचर है। वो सोशल साइंस की कोई बुक थी 9-10th के बच्चों की, उसके पास कहीं से आई होगी। उसने देखा, उसमें मेरी और मेरी वाइफ़ का वो कश्मीरी ड्रेस वाला फ़ोटो था। उसने देखा कि देखो आप लोग किताब में छप गए हो। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि वो फ़ोटो लीक कहाँ से हुआ है? या तो जिस कैमरामैन ने वो फ़ोटो खींची थी, उसने वो फ़ोटो सेल की होगी, या जिस ट्रैवल साइट में मैंने ब्लॉग लिखा था, अब मैं कल उसका पासवर्ड, अब 2012 में मैंने वो ट्रैवल ब्लॉग लिखा था, मैं आज उसका पासवर्ड भी नहीं जानता। कल मैं उस पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, मैंने 2 बार उसमें ट्राई किया, मैसेज आया मेरे पास कि आपके पास मेल आएगी पासवर्ड रीसेट करने की, अभी तक मेल नहीं आई, तो मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा, ब्लॉग देख पा रहा हूँ, मैं फ़ोटो कन्फर्म कर लिया मेरे पास, मैंने वहाँ है। फ़ेसबुक का अकाउंट मैंने बहुत पहले डिलीट कर दिया था, तो वहाँ जाके मैंने नहीं देखा। तो रिस्क देखो आप कितना बड़ा है। अब सेम इसी तरह का रिस्क और बहुत सारी साइट्स में है और ये एक ब्रांड वैल्यू को हर्ट करता है। जैसे हम मैट्रिमोनियल साइट्स की बात करें, तो मैट्रिमोनियल साइट में हर आदमी जाके अपना प्रोफाइल बनाता है, उसमें बहुत सारा सेंसिटिव डेटा होता है। आपने अपना सारा
एजुकेशनल बैकग्राउंड, कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, होरोस्कोप, पता नहीं क्या-क्या उसमें इन्फॉर्मेशन रखते हैं लोग। अब सोचो अगर मेरा वो फ़ोटो लीक हो सकता है, तो लोगों का मेरा तो चलो किताब में छपा, सही किताब में छपा। वो एक यूज़ मान सकते हैं उसे। हम्म, अगर वही डेटा एक गलत पार्टी के हाथ में लग जाए, तो वो उसका कितना मिसयूज़ कर सकती है और उससे आपका ब्रांड कितना हर्ट हो सकता है। और अगर आप ये सारे ऑपरेशनल मेजर्स जो आज हमने डिस्कस किए, वो ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी ब्रांड वैल्यू भी इम्प्रूव होगी, आपके पैसे भी कम लगेंगे, आपके कस्टमर्स का डेटा भी सेफ रहेगा। perfect. After knowing this, what should be the 3 Monday morning actions? प्रियंका, इन 3 एक्शंस को जो अभी हमने 3 पर्सपेक्टिव समझे, उनसे हम रिलेट कर सकते हैं। एक ही चीज़ को देखने के अब आपके पास 3 एंगल आ गए हैं। आप सबसे पहले बैठ के ये देखें, डीपीडीपी में आपके लिए क्या ग्रोथ सेंस बनती है? आप इसे एज़ ए ग्रोथ लीवर देखते हैं? या आप इसे सिर्फ़ एक कंप्लायंस की तरह से देखते हैं? या एक ऑपरेशन की तरह से देखते हैं? या तीनों आपको कहीं न कहीं टच करते हैं? एंड देन फिर डिसीज़न लें कि आपको डीपीडीपी के लिए किस तरह से, किस वजह से कंप्लायंट होना है। तो डिसीज़न मेकिंग आपके लिए आसान होगी, आपको अपनी टीम को कन्विंस करने में आसानी होगी। So, message is clear. Stop thinking of DPDP as compliance. It is a cleanup that your business has needed and never had a deadline for. May 2027 is a deadline. See you in the next episode. Till then, take care. Bye.